तो आज हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद एक फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, कानपुर से, गायनेकोलॉजिस्ट, अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो नॉर्मली जो फीमेल का यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी के अंदर रहता है और फील नहीं होता है। लेकिन जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस नाभि के ऊपर तक बढ़ता है 9th मंथ आते आते, और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये यूट्रस जो है वो धीरे 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 सिकुड़ना शुरू करता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी ग्रोथ पूरे 9 महीने में अच्छे से हो जाती है, बच्चे को ब्लड देने के लिए, मदर की बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, वो ब्लड वेसल्स भी धीरे धीरे सिकुड़ती हैं। बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है जो बच्चे को रखने के लिए ग्रो करती है, वो भी धीरे धीरे शेड होना शुरू करती है। और ये सारी प्रोसेस जिसमें यूट्रस एक दोबारा पेल्विक ऑर्गन बनता है वो समय लेती है 1.25 महीने का। तो इसीलिए ये जो 1.25 महीने का पीरियड होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि इस पीरियड में जो पेशेंट की बॉडी होती है वो दोबारा अपने शेप में आना स्टार्ट करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइनिंग जो बननी होती है वो धीरे धीरे शेड होती है, तो इसलिए 1.25 महीने तक पेशेंट को ऑफ एंड ऑन डिस्चार्ज आता है। शुरू में जो है वो ब्लडी डिस्चार्ज आता है, उसके बाद धीरे धीरे इस डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश होता है, फिर व्हाइटिश होता है। तो ये जो डिस्चार्ज है वो 1.25 महीने तक आता रह सकता है और इसको हम लोग लोकियल डिस्चार्ज कहते हैं, लोकिया कहते हैं। तो ये डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल है, इसमें ये नहीं सोचना है कि हमको पस आ रहा है या इन्फेक्शन हो गया है, बस क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है। आपको वॉश यूज कर सकते हो, या अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नीचे आपको इपिजियोटमी लगी है तो आपको उसको तो क्लीन करना ही है। साथ में आप सिड्स बाथ भी ले सकते हो, यानी कि तसले में जो है या किसी टब में, छोटे टब में पानी भर के गुनगुना बीटाडीन डाल के उसमें बैठ सकते हो। इससे आपके स्टिचेस की भी सिकाई हो जाती है और क्लीनलीनेस भी रहती है। कभी कभी जो है वो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैम हम जब लेटे रहते हैं तो हम ठीक रहते हैं, और जैसे ही हम उठते हैं या अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो एकदम से बहुत सारा जो है ब्लड आ जाता है या डिस्चार्ज आ जाता है। तो ये इसलिए होता है कि जब आप रेस्टिंग पोजीशन में रहते हो तो डिस्चार्ज तो तब भी होता है पर वो कलेक्ट होता रहता है अंदर, और जब आप मूवमेंट करते हो, खड़े होते हो, तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ अचानक से आ जाता है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको फ्रेश ब्लड, फ्रेश रेड ब्लड बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत हैवी चलता है, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आपका जो लोकियल डिस्चार्ज है उसमें बदबू आती है और आपको फीवर रहता है साथ में, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो बॉडी में होता है इस समय, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो है आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन करती है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो ये जो एक्सेस वाटर होता है वो यूरिन और स्वेट के माध्यम से बाहर निकलता है। तो क्या होता है, पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है, पसीना आता है, यूरिन जाना पड़ता है बार बार। इस चीज से जो है ये धीरे 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 बॉडी की स्वेलिंग कम होती है। कभी कभी जो पेशेंट होता है उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो इपिजियोटमी लगी होती है, इपिजियोटमी में पेन होता है स्टिचेस में, तो इस कारण पेशेंट को यूरिन जाने में प्रॉब्लम होती है। या कभी अगर सिजेरियन हुआ होता है तो हम लोग उसमें कैथेटर डालते हैं, तो जो पेशाब की नली जब निकल जाती है तो कभी कभी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस कारण पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी यूट्रस का प्रेशर होता है तो पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है तो आप घर में क्या कर सकते हैं, आप जो है सीट पे बैठिए और उस पे जो है पानी के छींटा डालिए उस जगह पे और टैप चालू कर दीजिए। तो यूजुअली इतना ही करने में जो है यूरिन पास हो जाती है और प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके बाद जो चेंजेस होते हैं उसमें ये है कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन जो है बहुत एक्सेस लेवल में बढ़ जाते हैं बॉडी में, और जब डिलीवरी होती है तो हार्मोन का जो लेवल यहाँ पे रहता है वो यहाँ आ जाता है एकदम से। तो ये जो अचानक से हार्मोन लेवल जो है डाउन होता है, इसके कारण किसी किसी पेशेंट में बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, थकान लग सकती है, और साथ ही में बच्चा छोटा होता है, बच्चा रोता है, रात में नींद पूरी नहीं हो जाती है, हो पाती है, फीड कराना पड़ता है, तो इसके कारण भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है।
तो ये बस थोड़े दिनों का मामला होता है, इसमें ज़्यादा जो है दिक्कत, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको आप नॉर्मली लीजिए, रेस्ट करिए थोड़ा सा और अपने बेबी के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश करिए। तो उसको देख के आपकी सारी स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी सब खत्म हो जाती है। हाँ, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा होती है तब फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हार्मोन का जो विड्रॉल होता है उसके कारण एक और सिम्टम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि हेयर फॉल बहुत होता है पेशेंट को पोस्ट डिलीवरी जो है, पेशेंट बोलता है कि मैम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो इसमें ये एक नेचुरल है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद यूजुअली पेशेंट इसको रिकवर कर जाता है। और स्किन भी जो है वो काफ़ी डार्क हो जाती है, रफ हो जाती है स्किन। तो ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ही है। तो इसमें आपको अपनी डाइट अच्छे तरीके से लेनी है। आपको अपने डाइट में जो है न्यूट्रिएंट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट सब अच्छे से शामिल करना है और धीरे धीरे ये वाले सिम्टम्स जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रेशर के कारण सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पाइल्स बन गए होते हैं, तो उसके लिए आप सीड्स बाथ लीजिए। कॉन्स्टिपेटेड आपको नहीं रहना है। कॉन्स्टिपेटेड अगर आप रहते हैं तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो फ्रूट्स और फाइबर्स जो है अपने डाइट में शामिल कीजिए। सीड्स बाथ जैसे कि मैंने आपको बताया ले सकते हैं, उससे सिकाई होती रहती है तो उससे आराम मिल जाता है। अपने बेबी को फीड जरूर कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो पोस्ट डिलीवरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड कराना, उससे आपके बच्चे से आपका एक कनेक्ट बनता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हैप्पी हार्मोन होता है और भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आपको एक फील गुड इफेक्ट देता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो सभी लोगों को ये पता है और कि मदर का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। तो जितनी जल्दी हो सके मदर के ब्रेस्ट से जो है बच्चे को लगाना चाहिए। अगर मिल्क नहीं भी आता है तो जब आप बच्चे को लगाते हैं तब वो रिफ्लक्स डेवलप होता है और उसके बाद धीरे धीरे मिल्क आना शुरू हो जाता है। जो शुरू वाला मिल्क होता है जो डार्क होता है, कभी कभी वो जो है पानी जैसा भी हो सकता है, तो वो वाला जो मिल्क होता है वो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसको ये मत करिए कि ये डार्क किस तरह का मिल्क है, इसको हम फेंक दें और जब अच्छा दूध आएगा तब, ऐसा नहीं होता है। जो भी मिल्क आ रहा है वो बच्चे के लिए अच्छा है और उसको दीजिए। ऑल्टरनेट ब्रेस्ट जो है बच्चे को ऑफर करिए। एक ही ब्रेस्ट से मिल्क लगातार पिलाने से जो है आपके ब्रेस्ट के साइज में ऑब्वियस चेंज आ सकता है, वो नहीं करिए। अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हो किसी भी कारण से, तो आप अपने ब्रेस्ट पे सिकाई करो और सिकाई करके दूध निकाल के फिर आप चम्मच से भी पिला सकते हैं। दूध को अंदर जमा मत होने दीजिए, अगर वो जमा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, फीवर आ सकता है, ब्रेस्ट एकदम टाइट हो जाते हैं और उसके बाद जो है उसमें एप्सिस भी बन सकती है। और बच्चे को ब्रेस्ट से तब तक लगा के रखना है जब तक कि बच्चे का पेट नहीं भर जाता। जब बच्चे का पेट भर जाता है तो बच्चा खुद ही ब्रेस्ट छोड़ देता है। मतलब अगर जैसे आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है या बीच में कहीं, तो उसको बच्चे को छुड़ाने की कोशिश मत, बच्चे को खींचने की कोशिश मत करिए। बच्चे के मुंह में आप फिंगर डाल के धीरे से निपल को डिटैच करिए, नहीं तो आपको रैशेज हो सकते हैं, उसके कारण आपको इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और नीचे एपिजियोट में आप पालती नहीं मार पा रहे हैं, तो दोनों पैर आप एक तरफ करके ऐसे कर सकते हैं और पिलो की हेल्प लीजिए। पिलो रख के आप जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीड तो कराना ही है, जितनी जल्दी और जितनी कंफर्टेबली आप करा सके उतना अच्छा रहेगा। तो ये जो डिलीवरी के बाद का पीरियड होता है, जो 1.25 महीने का पीरियड होता है, उसमें जो है आपको मैक्सिमम रेस्ट मिलता है और आपकी मैक्सिमम केयर होती है। तो इस वाले पीरियड को आप अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छी डाइट लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, अच्छे से खाइए, बच्चे के साथ कनेक्ट डेवलप करिए, खूब सारा रेस्ट करिए। और एक जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस समय होती है, पेशेंट को सोचता है कि मेरा वेट इतना गेन हो गया है तो वेट कैसे कम होगा, मैं कब से एक्सरसाइज करूं, कब से योगा करूं, कब से क्या करूं। तो आप जो है 1.25 महीने के बाद वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 6 मंथ्स के बाद आप जो है योगा भी कर सकते हैं, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिजेरियन के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अच्छे से मालिश करवा सकते हैं। सिजेरियन में हम लोग बोलते हैं कि पेट छोड़ दीजिए और हाथ पैर सबकी मालिश करवाइए। नॉर्मल डिलीवरी में आप जो है पूरी बॉडी में मसाज करा सकते हैं। इससे मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है फास्ट होता है। तो इसको कराइए। इसमें जो है पुराने जमाने में होती थी तो अभी भी आपको कराना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस है, एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट। तो कराइए और अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय करिए। थैंक यू।